मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो हैं? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। 100 रोटी वाला ससुराल।
सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में। उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसकी ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वीर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है मीठा बने या नमकीन? बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6-6 और बच्चों की 2-2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6-6 रोटी, मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2-2 रोटी, मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। ज़रा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो।
सब अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, एक लौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननद जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननद बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो, रुको मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी कैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सामने रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननद जी बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी, आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननद जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है।
ननद की सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है। मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी। तैयार है मोनिका के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। ये क्या अंजलि, तुम ये अलमारी से साड़ियां क्यों निकाल रही हो? अचानक मायके जाने का प्लान कब हुआ? मेरे मायके जाने का प्लान नहीं हुआ है, मैं तो इन नई साड़ियों को छुपा रही हूँ। लेकिन क्यों? अरे आज शाम को वो आफत की पुड़िया आने वाली है, कहीं उसने मेरी ये नई साड़ियां देख ली तो एक भी नहीं छोड़ेगी। क्या कहा तुमने? वो आने वाली है? हे भगवान, तुम जल्दी से अपनी साड़ियां छुपाओ और मैं अपने मेकअप का सामान छुपा देती हूँ। मोनिका भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपना नया और एक्सपेंसिव मेकअप का सारा सामान छुपा देती है। दोनों बहुएं अपना सारा सामान अच्छे से छुपाने के बाद बैठकर राहत की सांस लेती हैं। चलो, शाम होने में अभी थोड़ा वक्त रह गया है और हमने सब कुछ अच्छे से छुपा दिया है। और नहीं तो क्या, अगर वो ये सब देख लेती तो एक भी सामान नहीं छोड़ती। कौन देख लेती भाभी? रूपाली तुम? अरे रूपाली मेरी बच्ची, तू आ गई। 4 बजे का बोलकर 5 बजे आ रही है। रूपाली की दोनों भाभी उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं, जिसे करने के बाद अब रूपाली एक एक करके अपनी भाभियों के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आपके कमरे में तो मुझे कुछ नया सामान नहीं लग रहा है। कहीं मैं आने वाली हूँ इसलिए तो आपने सब कुछ छुपा तो नहीं दिया? अरे नहीं रूपाली, ऐसा नहीं है। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो सीरियस ही हो गई। अपनी भाभियों के साथ रूपाली किचन में आ जाती है, जहां उसे न्यू प्रेशर कुकर मिलता है, जिसे देख रूपाली फौरन उसे कुकर को ले लेती है। मुझे तो यही प्रेशर कुकर चाहिए था। भाभी क्या मैं इसे अपने ससुराल ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल का कुकर खराब हो गया है। लेकिन रूपाली, अगर तुम्हें कुकर ये वाला ले जाओगी तो हम लोग खाना किस में बनाएंगे? अगर तुम्हें नया कुकर ही चाहिए तो हमारे साथ मार्केट चलो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा कुकर दिलवा देंगे। भाभी मैं आपके साथ मार्केट चली तो जाती, लेकिन मुझे किसी काम से जल्दी जाना है, इसीलिए ये कुकर मैं ले लेती हूँ। आप दोनों मार्केट जाकर अपने लिए नया कुकर ले लेना। इतना कहकर रूपाली नया प्रेशर कुकर लेकर सीधा अपने ससुराल चली जाती है, जिसे देख उसकी दोनों भाभियां। जब भी आती है कुछ न कुछ लेकर चली जाती है। शादी में हमने इसे इतना सारा दहेज दिया है, किसी भी चीज की जरा भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। वैसे तो नंद भाभी में बड़ा ही प्यार होता है, लेकिन इन नंद भाभियों का रिश्ता थोड़ा अलग था। जहां सारी भाभियां अपनी नंदों के ससुराल से आने का इंतजार करती, वहीं ये दोनों भाभियां अपने नंद की मायके ना आने की भगवान से प्रार्थना करती। अंजलि मोनिका की नंद रूपाली बड़ी ही घमंडी और चालाक होती है। शादी से पहले भी रूपाली अक्सर अपनी भाभियों से बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी कोई भी चीज ले लिया करती थी। वहीं शादी के बाद भी रूपाली आए दिन अपने मायके आकर कोई ना कोई चीज अपनी ससुराल ले जाया करती थी, जिससे उसकी दोनों भाभियां काफी परेशान रहती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आज रात के खाने में काफी तरह के पकवान बनाती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुनीता आ जाती है। अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी से रूपाली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ, आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी रूपाली को कॉल करने के लिए चली जाती है, जिसे देख हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब वो रूपाली की बच्ची इन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मोनिका की बात 100% सच निकलती है। रूपाली अपने हिस्से के साथ साथ अपनी दोनों भाभियों का हिस्सा भी जानबूझकर खत्म कर देती है, जिसके चलते अब दोनों भाभियों को सुबह की बासी रोटी और सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ के दिए हुए सोने के कड़े को पहनकर मोनिका काफी खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी भंग करने उसकी नंद रूपाली आ जाती है। वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय मेरी बच्ची कैसे उदास हो गई। मोनिका बहू, थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकाल कर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं रूपाली को कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे? कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था, मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर
रूपाली खुद ही मोनिका के हाथों से उसके कड़े निकाल कर पहन लेती है। देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में